69 में कह रहे हैं दो पैरेलल वायर हैं, 10 सेंटीमीटर दूर हैं, 10 एम्पियर करंट है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जा रहा है। तो आप सिंपल है, आराम से कर लोगे, वही सेम फॉर्मूला फिर से लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कितना आएगा, म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πr, आपको आंसर मिल जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का। 70 वाला भी वही है कि दो पैरेलल वायर्स हैं, 1 मीटर दूर हैं और इतना फोर्स लगा रहे हैं। तो अभी हमने एक क्वेश्चन में चेक किया था, इतना फोर्स तब लगाते हैं पर यूनिट लेंथ पे जब उन दोनों में करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही हो। तो करंट पूछ रहे हैं, तो करंट का आंसर क्या बन जाएगा, सी पार्ट। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर कॉइल, नेट फोर्स पूछ रहे हैं कितना होगा। तो इस अट्रैक्ट यहाँ पे इस 1 एम्पियर पर अट्रैक्शन का बनेगा और यहाँ पे रिपल्शन का बनेगा, अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक, तो मैं बना के लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये आपकी करंट ऊपर की तरफ है, यहाँ भी करंट ऊपर की तरफ है और यहाँ करंट नीचे की तरफ है। तो अट्रैक्शन का फोर्स कितना हो जाएगा, अट्रैक्शन का ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट, एक करंट 2 एम्पियर है, एक करंट 1 एम्पियर है, अपॉन 2 डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर यानी 0.02। ठीक, तो ये है अट्रैक्शन का फोर्स और पर यूनिट लेंथ है, लेंथ 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा। माइनस नेट रिपल्शन का फोर्स कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट करंट वही 2 एम्पियर और 1 एम्पियर अपॉन 2π। अब डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो 2 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो 0.12 जो है वो डिस्टेंस आ जाएगी और इसमें भी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, तो ये रिपल्शन का फोर्स आ जाएगा। अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा तो ये नेट अट्रैक्टिव फोर्स आपको मिल जाएगा। सारी वैल्यू डाल तो दी है, बस सब कैलकुलेट कर लेना है। तो ये फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द वायर, या तो ए आंसर बनेगा या आंसर सी बनेगा, लेकिन आंसर बनेगा टूवर्ड्स द वायर। Two long parallel copper wires carries a current of 5 ampere each in opposite directions. If the wires are separated by a distance of 0.5 meter, then the force between the wires. The force between the wires. अभी लॉन्ग वायर है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होना चाहिए। ठीक, फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड कर लेते हैं फिर। तो वो आ जाएगा म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πr। ठीक, अट्रैक्टिव हुआ रिपल्सिव, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव होगा, सेम डायरेक्शन में होता तो अट्रैक्टिव होता। सारी वैल्यू डालने वाले हैं। म्यू नॉट अपॉन 2π जो होता है वो 2 × 10⁻⁻7 होता है। करंट दोनों में 5 एम्पियर है तो 25 एम्पियर स्क्वायर ये बन जाएगा और सेपरेशन 0.5 है तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 50 टाइम्स हो जाएगा। 50 × 2 100 होता है तो ये 10⁻⁻5 आ जाएगा न्यूटन। और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है और फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। एक लॉन्ग वायर है ए कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, अनदर लॉन्ग वायर बी विच इज पैरेलल टू ए एंड सेपरेटेड बाय 0.1 मीटर फ्रॉम ए ऑल्सो कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ। फिर से वही बात है, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन का होगा और कितना होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4π, सॉरी म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πr कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। 74 करते हैं। 74 का डायग्राम मैं अलग से बना लेता हूँ। एक वायर है जिसमें करंट नीचे की तरफ जा रही है, दूसरे वायर में भी करंट नीचे की तरफ जा रही है और तीसरे वायर में, और सभी इक्विडिस्टेंट है, इसमें करंट ऊपर की तरफ आ रही है। वैल्यूज इसमें ये करंट आई है, ये वाली करंट भी आई है और ये वाली करंट 2 आई है और सेपरेशन यहाँ भी x है, सेपरेशन यहाँ भी x है। तो पूछ क्या रहे हैं आपसे, F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A, ABC नाम रख लेते हैं इनका। ठीक है, ये A वायर है, ये B वायर है और ये C है। तो ये कह रहे हैं F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A, B ने A पे जो फोर्स लगाया वो F1 है। ठीक है, एंड F2 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A, दोनों B और B ऑन A ही है। तो यहाँ कुछ गलत हो गया, एक होना चाहिए B ऑन A तो एक होना चाहिए C ऑन A, या फिर जो भी है, मतलब ठीक है A ऑन B भी होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है बट सेम तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सारे फोर्सेस बता देता हूँ। A ने B पे कितना लगाया, AB में कितना है, AC में कितना है, BC में कितना है, सारे लिख लेते हैं तीनों फोर्स पर यूनिट लेंथ।
तो ए और बी के बीच में अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ क्रिएट करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πx, ए और बी के बीच में, और सेम डायरेक्शन में करंट है तो ये होगा अट्रैक्टिव। ठीक। दूसरा, अगर हम ए और सी के बीच में सोचें फोर्स कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ए और सी में डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ए और सी के बीच में, तो ये रिपल्सिव होगा, और कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट, एक करंट आई है, एक करंट 2I है, अपॉन सेपरेशन 2π इंटू 2x होगा सेपरेशन, और ये फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। ये ए और सी में हो गया। और तीसरा, अगर हम बी और सी में देखें, बी और सी के बीच में, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट, एक करंट आई है, एक करंट 2I है, अपॉन डिस्टेंस x है, तो 2πx, और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, रिपल्सिव। बी और सी की करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये रिपल्सिव हो जाएगा। तो जो भी आपको पूछा जाएगा आप वो टिक कर सकते हो इसमें। हमने सारे फोर्सेस जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं। 75th क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी कुछ वैसी सिचुएशन है, तीन कंडक्टर्स हैं, एक 1 एम्पियर करंट, एक में 2 एम्पियर, एक में 3 एम्पियर, तीनों ही करंट नीचे ही जा रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी पूछ रहे हैं, बी पर रिजल्टेंट फोर्स। तो बी को ए भी अट्रैक्ट कर रहा होगा और सी भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि सबकी करंट सेम डायरेक्शन में है। तो ए और बी में भी अट्रैक्शन होगा, बी और सी में भी, बट बी और सी का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सी में करंट 3 एम्पियर, 3 गुना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो नेट फोर्स बी पे जो लगेगा वो सी की डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स सी। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं टू लॉन्ग कंडक्टर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी कैरी ए करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दो लॉन्ग कंडक्टर हैं, और I1 और I2 करंट जा रही है सेम डायरेक्शन में, एक में I1 है और एक में I2 है। तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, और फोर्स इनके बीच में F है। तो F की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd या R अगर डिस्टेंस है इनके बीच में। तो अब क्या रहे हैं, अब कह रहे हैं कि नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज 2 टाइम्स एंड इस डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, और डिस्टेंस 3d कर दी, डिस्टेंस d थी। ठीक है, तो d के टर्म्स में लिख लेते हैं, डिस्टेंस d के टर्म्स में लिख लेते हैं 2πd, और डिस्टेंस कितनी है, ये d डिस्टेंस है। अब ये कह रहे हैं कि एक में करंट हमने 2 गुना कर दी है और डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, और डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दिया। ठीक, तो नया फोर्स जो आएगा F डैश, अगर मैं उसको लिखूं तो वो आ जाएगा म्यू नॉट, एक में करंट हमने दुगना कर दिया तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2I1 I2, किसी एक की करंट दुगनी करी, और डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दिए तो 2πd की जगह 3d लिखेंगे। तो ऐसा यहाँ से समझ में आ रहा है कि नया फोर्स 2/3 टाइम्स हो गया पुराने फोर्स के, लेकिन डायरेक्शन भी पलटी है तो रिपल्सिव हो जाएगा। तो अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव है तो ये फोर्स होगा रिपल्सिव। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो नया फोर्स होगा वो 2/3 टाइम्स हो जाएगा पुराने फोर्स के, और पुराना अट्रैक्टिव था, नया रिपल्सिव है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम एक माइनस भी लगा सकते हैं। ये माइनस ये बताएगा कि फोर्स की डायरेक्शन भी पलट चुकी है। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा इसका, 2F/3। करंट डबल करी है, डिस्टेंस 3 गुना कर दी, तो आंसर 2F/3 आना चाहिए। ठीक, और माइनस लग के आए तो बहुत अच्छा है, तो इसका बढ़िया आंसर होता अगर इसमें आंसर मिलता माइनस टाइम्स 2F/3 ये। ठीक, तो अभी ये माइनस नहीं दिख रहा तो ठीक है, अभी के लिए हम सी पार्ट टिक कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ माइनस होना चाहिए तभी ज़्यादा बेहतर होगा। (77) टू पैरेलल वायर्स ऑफ लेंथ 9 मीटर ईच आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस दी हुई है, और कैरी सेम करंट कैरी कर रहे हैं, और फोर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो करंट कितनी होगी ये पूछ रहे हैं, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट I1 I2 दोनों करंट सेम है, तो म्यू नॉट I² अपॉन 2πd या 2πr, और लेंथ भी दी हुई है तो इनटू लेंथ L, और ये बन गया आपका टोटल फोर्स। सारी वैल्यू इसमें डालनी है और आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। 78 में कह रहे हैं टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस d कैरी द करंट I एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक, सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगे, और फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो जाएगा म्यू नॉट I² अपॉन 2πd। तो आपका आंसर बनेगा ये सी पार्ट, सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। 79 में करंट की डायरेक्शन अगर हम देखें
तो इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। और फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर सी वायर के बारे में कह रहे हैं। तो सी और डी में सोचेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर से धक्का लगेगा। सी और जी में सोचेंगे तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से भी धक्का लगेगा। अब कौन सा धक्का ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली नहीं, इसमें उतना ऑब्वियस नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा धक्का ज़्यादा है। तो इधर वाला जो धक्का लग रहा है डी से, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ एफ डी। ये डी ने धक्का लगाया सी पे, और एफ डी की वैल्यू कितनी आने वाली है? तो म्यू नॉट, एक करंट 10 है, एक करंट 30 है, तो ये 300 हो जाएगा अपॉन 2 पाई डी। डी कितना है? 3 सेंटीमीटर यानी 0.03। तो ये तो है फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन जब इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तब ये फोर्स आ जाएगा। तो ये डी ने कितना धक्का लगाया वो है। अब जी कितना धक्का लगाएगा? वो इधर लगाएगा इस तरह से, एफ जी। एफ जी फाइंड कर लेते हैं। तो एफ जी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I1 I2 करेंगे तो 200 हो जाएगा अपॉन 2 पाई डी, और डिस्टेंस जो है वो 0.02 है, और ये कितना है? 0.25। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, और दोनों के धक्के बराबर हैं, तो नेट फोर्स सी पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेना, मुझे ये बराबर लग रहे हैं, तो आंसर आपका आएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एक सर्कुलर कॉइल है, एम मास है, अबव द ग्राउंड रखी हुई है किसी हाइट पे, और कॉइल में करंट आई फ्लो हो रही है इन द डायरेक्शन शोन इन ए फिगर, और इन विच डायरेक्शन ए यूनिफॉर्म, इन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड सो दैट द मैग्नेटिक फोर्स बैलेंसेज द वेट। वेट पूछ रहे हैं, वेट बैलेंस कर दे कॉइल का। ठीक, तो सिचुएशन यहाँ ये है कि अगर करंट कैरिंग कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड आप किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो करंट कैरिंग कॉइल पे नेट फोर्स तो जीरो ही क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I टाइम्स L क्रॉस बी, और अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो लेंथ वेक्टर तो जीरो ही माना जाएगा, और लेंथ वेक्टर अगर जीरो होगा तो नेट फोर्स भी जीरो आ जाएगा, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो mg को कैसे बैलेंस कर पाएगा? तो वो तो बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, टॉर्क लगेगा, घुमाएगी कॉइल, लेकिन बैलेंस, फोर्स बैलेंस, वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, डी पार्ट इसका आंसर होना चाहिए। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इधर लगाएंगे तब भी नहीं होगा, किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, कहीं भी आप लगाओ वो बनेगी नहीं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 81 में। 81 में मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, और वायर का सेंटर दिया है 2,2,0, और वायर की रेडियस 1 मीटर है। ठीक है, तो पहले हमें ये वायर का लेंथ वेक्टर बना लेते हैं। तो लेंथ वेक्टर जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 मीटर अगर रेडियस है तो लेंथ वेक्टर डायमीटर का बनेगा, और वो लेंथ वेक्टर आएगा 2 मीटर का, और उसकी डायरेक्शन 45 पे है। तो मैं लेंथ वेक्टर पहले लिख रहा हूँ, वो जरूरी है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 2 मीटर्स, और एंगल के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप बनेगा। cos 45 आई कैप और sin 45 जे कैप बनेगा। ये लेंथ वेक्टर हो गया आपका। 2 से अगर पूरा मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो ये आ जाएगा √2 आई कैप प्लस √2 जे कैप। और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया, और करंट भी दी, और फोर्स पूछ रहे हैं, तो फोर्स निकाल लेते हैं। अब फोर्स कोई बड़ा काम नहीं है। फोर्स करंट तो 1 एम्पियर है तो खत्म हो जाएगी, I टाइम्स L क्रॉस बी है तो I तो 1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे L क्रॉस बी बचेगा। तो हम L क्रॉस बी ही कर लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा I कैप, J कैप, K कैप। पहले L के कंपोनेंट डालेंगे तो √2, और ये √2, और ये हो जाएगा 0। और फिर मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट डालेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1। तो I के साथ कितना आने वाला? I कैप के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो सिर्फ √2 आ जाएगा। माइनस जे के साथ कितना आने, अब तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, अब ज़्यादा कुछ है नहीं। जे के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 और ये 0, तो ये भी √2 आ जाएगा। प्लस के साथ जो आने वाला है वो आपका देखते हैं कितना आने वाला, तो ये होगा 4√2 माइनस 3√2, तो फिर से ये √2 आ गया। तो √2 अगर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, और अंदर बचेगा I माइनस जे प्लस के। तो ये बनेगा आपका मैग्नेटिक फोर्स I माइनस जे प्लस के। सो योर आंसर इज बी पार्ट।
82 में क्या कह रहे हैं, तो 82 में कह रहे हैं एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, निग्लिजिबल मास है, लेंथ एल है, फ्लोर से अटैच करे रखे हमने, हिंज जो है वो पी है, और एक स्प्रिंग लगाया, फोर्स कांस्टेंट के है, सब कुछ दिया हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम व्हेन द करंट पासिस थ्रू द रॉड इन द डायरेक्शन, कुछ करंट हमने फ्लो कराई, डायरेक्शन पता नहीं लग रही है, डायरेक्शन डायग्राम में किधर है, ठीक है। तो अगर मुझे इधर शिफ्ट होना है तो मैं करंट की डायरेक्शन को यहाँ मानूंगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी, तब जब आप L क्रॉस B करोगे तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ऐसे, और फिर इसको ये खींचेगा। तो बस ये पूछ रहे हैं कि I करंट है, L लेंथ है, सब कुछ दिया है, तो कितना इलोंगेशन हो जाएगा ये, ठीक है, कितना ये X इलोंगेशन हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके बना लेते हैं। मान लिया ये आपकी रॉड थी, इस तरह की, और यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी हुई है, और इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रही होगी I, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और लेंथ इसकी L है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो BIL लगेगा, ठीक है, फोर्स क्या लगेगा इसमें, BIL लगेगा, और ये फोर्स इसको घुमाएगा, और जब इसने घुमाया है तो इसने 53 डिग्री घुमा दिया, ये 53 डिग्री नया एंगल हो गया। तो अगर अब आपको ये 53 डिग्री एंगल पता ही है तो एक्सटेंशन निकालना तो अब बहुत ही आसान है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ये 53 डिग्री शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर है 53 डिग्री तो अब ये बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि अब आपकी रॉड अगर 53 पे एंगल पे है यहाँ इस तरह से, तो आप ये फाइंड कर सकते हो कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, और ये इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा L, और अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 53 डिग्री होगा, और x आपको निकालना है तो वो सीधे सीधे आ जाएगा L cos 53, और cos 53 आपका होता है 3/5, तो डायरेक्ट आंसर 3L/5 आ जाएगा। फिर ये सब कुछ तो करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर 53 डिग्री एंगल गिवन है तो फिर बचा ही कुछ नहीं करने के लिए। और पहले वो कह रहे हैं कि पहले रॉड जो थी वो एकदम वर्टिकल थी, और उसके बाद 53 डिग्री घूम गई है, तो इसका मतलब जो है कि वही एक्सटेंशन बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 3L/5, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कोई भी आंसर इसका ई पार्ट बना के लिख लो 3L/5, ये भी कर सकते हैं हम, ठीक। अगर हमें कैलकुलेट करना हो पूरा तो ये 53 डिग्री एंगल नहीं देना चाहिए था उनको। तो हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो L क्रॉस B करके फोर्स इधर आ जाता, और इस फोर्स का एक टॉर्क लगता, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, L/2 ले लेते सेंटर पे, तो फोर्स आ जाता आपका, मैं लिख देता हूँ ILB फोर्स है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है L/2, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क इसका ऐसा, ठीक। और स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा KX स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और उसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, तो KX स्प्रिंग फोर्स है, और उसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लेने के लिए हम उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, तो वो आ जाएगी L sin 53, और sin 53 होता है 4/5, और ये दोनों टॉर्क जब बराबर हो जाएंगे तभी वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो यहाँ से अगर हम एक L से अगर एक L कैंसिल कर दें तो यहाँ से जो आने वाली है x की वैल्यू आने वाली है वो आपकी आ जाएगी 5ILB अपॉन 8K, x तो हमें निकालना है, 8K ये वैल्यू आ जाएगी। तो 5ILB अपॉन 8K, तो आंसर बनेगा आपका ए पार्ट, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ये फंस इसलिए गए क्योंकि एंगल देना भी जरूरी था, एंगल नहीं देंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और अगर एंगल दे दिया तो एक्सटेंशन में फिर बचाई क्या, एक्सटेंशन तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना, उतना बनाने की प्रोसेस में थोड़ा एम्बिग्यूटी आ गई है इस क्वेश्चन में, मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है।
ठीक। बट मैंने आपको दोनों तरह से समझाया है कि अगर हम डायरेक्ट एंगल यूज़ करें तो इलोंगेशन कितना आएगा, और जैसा वो सोच रहे हैं कि बच्चा करे तो किस हिसाब से आंसर बनेगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन 83 करते हैं। इसमें कह रहे हैं फिगर शोज ए स्क्वायर लूप 10 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड इन द एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। इनफाइनाइट वायर इज एट z इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर अबव द वाई एक्सिस। डायग्राम बनाया होगा शायद, इस तरह की सिचुएशन है। टॉर्क पूछ रहे हैं, तो टॉर्क ऑन द लूप ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। ठीक है, ऊपर से ही करंट जा रही है और नीचे एक लूप रखा हुआ है और आपसे टॉर्क पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, हमें इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकालना पड़ेगा, इस पे भी और इस पे भी, और फिर हमें टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 3D है, तो 3D में मैं आपको समझाऊंगा फिर इसको। ठीक है, बोर्ड पे ही समझाना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा। या डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती तो हम उसको बहुत छोटा साइड का मान लेते, बट वो है नहीं। ठीक है, चलो 84 कर लेते हैं। ए लूप ऑफ फ्लेक्सिबल कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L लाइज इन ए मैग्नेटिक फील्ड B नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक, करंट I इज पास थ्रू द लूप, द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर। तो बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह से लूप है और इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रही है और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होगा, नो डाउट नेट मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होगा। लेकिन अगर हम अलग अलग पार्ट्स पे देखें, जैसे मैंने कहा इतने पार्ट पे अगर हम मैग्नेटिक फोर्स देखें, तो जब आप L क्रॉस B करोगे तो फोर्स इधर आ जाएगा, इतने पार्ट पे फोर्स इधर आएगा, इस पे फोर्स इधर आ जाएगा, इस पे फोर्स इधर आ जाएगा, तो फोर्स सब पे बाहर की तरफ लग रहा होगा और नेट फोर्स तो जीरो ही होगा, बट टेंशन आ जाएगा। तो वायर में जो टेंशन डेवलप्ड होता है वो होता है RBI। ये आपको याद रखना। R जो है वो उसकी रेडियस है, B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है। अब रेडियस हमें नहीं दी है, वायर की लेंथ दी हुई है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि 2πr जो सर्कमफ्रेंस है वो L के बराबर आ जाएगा। तो रेडियस यहाँ से आ जाएगी L/2π। जो आपका आंसर बन जाएगा वो आ जाएगा LBI/2π या BIL/2π। सो योर आंसर इज C पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें इस तरह का एक पैराबोलिक सेक्शन है वायर का, उसमें करंट पता है, एंगल वैंगल दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट A के, ओरिजिन तो है ही है, और आपसे फोर्स पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम L वेक्टर। तो L वेक्टर आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा 0.25 I कैप प्लस 1 J कैप, ये L वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स है ना, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, ये L वेक्टर बन जाएगा आपका, तो ये L वेक्टर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं 60 डिग्री पे, और उसकी वैल्यू 4 टेस्ला, तो ये आ जाएगा 4 cos 60 I कैप प्लस साइन 60 J कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और करंट आपको पता ही है, कितनी करंट दी है, 12 एम्पियर। अब पूछ रहे हैं फोर्स, तो अब कोई बड़ा काम नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा I टाइम्स L क्रॉस B। L क्रॉस B कर लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको कर लेना है, दोनों वेक्टर्स आपके पास हैं, और लास्ट में फिर I से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, पूरा वेक्टर ही मिल जाएगा फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह की सिचुएशन है। एक कंडक्टिंग रॉड है, मास दिया है, लेंथ दी हुई है, फ्रिक्शन नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है, और करंट रॉड में हमने फ्लो करा दिया। तो पूछ रहे हैं कि 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। जब करंट लगेगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो मूव करना शुरू कर देगी है, और फिर हम स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक, फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा BIL या ILB। ठीक है, फोर्स अपॉन मास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन में अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल स्पीड आ जाएगी A/T। तो फाइनल आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ILB/m × T। सारी वैल्यू डालोगे और आपको आंसर मिल जाएगा।